आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करें डेली कंटेंट्स कवर करेंगे 4th और 5th मई का। और ये जो भी कंटेंट रहता है हमारे इधर या तो माइंड मैपिंग में रहता है या टेबलर फॉर्म में कंटेंट रहता है, लेकिन आज का जो कंटेंट है वो ज़्यादातर जो है टेबलर फॉर्म में ही मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम जो नेशनल अफेयर्स है उसका जो अप्रूवल्स है उसको पहले कवर करते हुए चलते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है अब जो है अपकमिंग जो सेंसस होने वाला है वो कास्ट बेस्ड होगा। कास्ट बेस्ड ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं किया जा रहा है, कास्ट बेस्ड ऑलरेडी बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका ऑलरेडी कर चुकी है, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके से गवर्नमेंट ने बोला भगपूर्वक अब हम करेंगे पूरा का पूरा सेंसस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंसस थे ये पूरा का पूरा फेल हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो सेंसस है वो ना मान के सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम खुद जो है सेंसस करेंगे। अब सेंसस के बारे में बात करें तो पिछली बार 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से 10 साल बाद जो है 2021 में वापस से होना चाहिए था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया था और अब तक 2025 आ चुका है, अब तक जो है सेंसस नहीं हुआ है इंडिया का। तो अब जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि अब जो भी सेंसस होने वाले हैं उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाले। कास्ट बेस्ड सेंसस मतलब क्या, ST SC OBC सबको जो है अलग अलग से कैटेगराइज करते हुए देखा जाएगा। और ये जो है ऑफिशियली इन द मेन सेंसस के तौर पे जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कौन सी कमेटी ने इसके बारे में बताई है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने बोला है कि हम जो है कास्ट बेस्ड जो है अपकमिंग सेंसस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ की पॉइंट भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस पे क्या क्या चेंजेस होंगे। पहले तो सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आता है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत सेंसस आता है, और इसको जो है लिस्ट किया जाता है 69 इन द यूनियन लिस्ट इन 7 शेड्यूल, ठीक है। तो 7 शेड्यूल के अंतर्गत की जाती है। शेड्यूल के बारे में बात करें तो कितने शेड्यूल है हमारे इंडिया में, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो आपको 12 शेड्यूल मिलने वाले हैं। उसमें 7 शेड्यूल है वो मोस्टली लैंग्वेज को जो है देखते हुए और यूनियन को देखते हुए जो है बनाया गया है, ठीक है। तो इसका एक को याद रखना है कि सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत बताया गया था कैसे जो है सेंसस करनी है, कैसे सेंसस की प्रोसेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है शुगर केन का जो प्राइस था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब शुगर केन के जो फार्मर्स रहते हैं उन्होंने मांग की यार हम कब तक कम पैसे कमाएं, हमें भी तो थोड़ा पैसा कमाने का मौका दो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ले लो, 340 रुपये पहले दे रहे थे, अब तुम लोग 355 रुपीज़ ले लो पर क्विंटल करके। तो मान सकते हो कि पहले कितना था, 340 रुपये था पर क्विंटल, अब वही बढ़ के हो गया कितना, 355। तो फार्मर्स खुश हो गए कि भाई 15 रुपये का तो बढ़ोतरी हुई, गवर्नमेंट ने कुछ तो बढ़ाया है। तो ये किस तरह बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंतर्गत। अब इसके मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम प्राइस मील मस्ट पे टू द फार्मर, और ये जो है एनुअली गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि मिनिमम, ये मिनिमम की बात चल रही है, मिनिमम पर क्विंटल तो 355 करके जो है देना ही पड़ेगा, जो मील रहती है फार्मर्स को, ठीक है। जैसे कि MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे ही ये फार्मर्स जो शुगर केन उगाते हैं उन फार्मर्स को देने के लिए बोला गया है। इसके अंतर्गत जो शुगर का रिकवरी रेट है वो 10.2% होने वाला है, और ये जो पर क्विंटल करके 355 रुपीज़ देने वाले हैं इसको दिया जाएगा अक्टूबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक। तो ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है शुगर केन का, और इसके बीच में ही जो है इतना पैसा जो है मिनिमम रखा जाएगा। अब ये मिनिमम डिसाइड कौन करता है, पैसा जो है इतना होना चाहिए, डिसाइड किया जाता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस के द्वारा, और ये लोग कंसल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, ठीक है। और ये जो मिनिमम रिम्यूनरेटिव प्राइस है ये एप्लीकेबल होता है जो शुगर मिल्स है सबके लिए, ठीक है। तो लीगली ब्लेंडेड होता है जो भी शुगर मिल्स होता है, इनको ये रहता है कि जो फेयर प्राइस है फार्मर्स को मिल पाए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर जो है आसाम और मेघालय के 2 जगहों को कनेक्ट करेगा। मेघालय के तो
अजीब सा ही नाम है, ये देख लेना। ये कनेक्ट करेगा पंचग्राम को। पंचग्राम जो है आसाम में है और ये शिलोंग के जो मेघालय जो शिलोंग की कैपिटल है उसके आसपास है। इसको जो है हाइब्रिड एनुटी मॉडल में चलाया जाएगा। हाइब्रिड एनुटी मॉडल कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो पीपीपी मॉडल पता होगा जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत की जाती है, वही है। बस जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है इन्होंने 2016 में ये मॉडल लेके आया था, जिसके अंतर्गत जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है पीपीपी मॉडल में, ठीक है। और इसका काम क्या होने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट को जो है ग्रो करने का काम करेगा। अब एक वर्ड आपके मन में चल रहा होगा, ये क्या चीज़ होती है, ग्रीनफील्ड। बहुत ज़्यादा देख लिया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड, अब हाईवे बनाने की बात चले तो ये क्या चीज़ है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि पूरे स्क्रैच से बनाना। एक चीज़ आपने और सुनी होगी, ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से बनी हुई है उसको तोड़ के बनाना। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एकदम ही नया नया सब कुछ बनाना। तो इसी के लिए जो है ग्रीनफील्ड बोला जाता है। और ये जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने वाला है, ग्रीनफील्ड जो हाईवे बनने वाला है, ये एकदम ही नया नया बनने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो टोटल लेंथ होने वाला है 116 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसमें मेघालय में 144 किलोमीटर का जो है लेंथ बनने वाला है और 22 किलोमीटर आसाम में बनेगा। ये NH हाईवे 6 के नाम पे जाना जाएगा। और टोटल जो एस्टिमेट कॉस्ट 22,864 मतलब 22,864 करोड़ रुपये जो है टोटल जो है लगने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अप्रूवल के बारे। तो जो महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी। और ये इंडिया का पहला पॉलिसी है जो कि मरीन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करता है। ये अलाइंड है जो मरीन टाइम इंडिया विजन 2030 का है उसके अंतर्गत, और जो अमृत काल है जिसमें इंडिया की जो है 100 साल हो जाएंगे, तो इंडिया को जो है 100 साल हो जाएगा आज़ादी का। तो उसके अंतर्गत अमृत काल जो बनाया जा रहा है 2047 मतलब 2047 के अंतर्गत। तो उस विजन के अंतर्गत जो है ये लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या क्या बोला गया वो याद रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव, पहली चीज़ 2030 तक इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि 6,600 करोड़ रुपये हो जाए और जॉब क्रिएशन को 40,000 करोड़ तक हो जाए। और 2047 तक जो है 18,000 जो है करोड़ एज इन्वेस्टमेंट हो जाए और जॉब क्रिएशन जो है 3.3 लाख जॉब क्रिएट हो जाए। ये जो भी दावेदार है इसको संभालने का काम रहने वाला है महाराष्ट्र मरीन टाइम बोर्ड का, ठीक है। क्या क्या याद रखना है एग्जाम के लिए याद रखना कि इंडिया का पहला स्टेट मरीन टाइम शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाया है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये पॉलिसी के अंतर्गत जो नोडल बॉडी है वो महाराष्ट्र मरीन टाइम बोर्ड है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड वर्सेस न्यू का मतलब एक तरह से क्या हुआ कि पहले जो हमारा कोस्ट लाइन था, इंडिया का कोस्ट लाइन वो कम था और इसको बढ़ा के 4,000 किलोमीटर के आसपास बढ़ा दिया गया। पहले जो था वो 7,516.6 किलोमीटर का जो है हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन था। मतलब इंडिया, अगर मान लेते कि इंडिया ऐसा कुछ मैप है, मैप कैसे बनाऊँ, जो भी है ये इंडिया का मैप है समझ लो, ठीक है, ख़राब सा बन रहा है। इंडिया का मैप है और इंडिया का कोस्ट लाइन मतलब जो इंडिया का जो वाटर वाला एरिया है 200 नॉटिकल माइल के आगे भी जो वाटर वाला इलाका है वो पहले था 7,516.60 किलोमीटर। अब इसको बढ़ा के कर दिया है 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसका जो है एरिया, कोस्ट लाइन का एरिया बढ़ा दिया गया इंडिया का। और कोस्ट लाइन का एरिया बढ़ा दिया गया। और बात करें कितना इंक्रीज़ हुआ है, अगर देखें तो 3,537.21 किलोमीटर जो है इंक्रीज़ हो गया। अप्रॉक्स 47% की जो है इंक्रीमेंट हुई है। पिछली बार जो कोस्ट लाइन जो है डिसाइड की गई थी 1970s में, उसके बाद कभी चेंजेस नहीं हुए और अब जाके चेंजेस हुई है। कुछ की एजेंसीज जो कि इन्वॉल्व थी इस कोस्ट लाइन को डिफाइन करने के लिए, वो आपको मिलेगी सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन जो देहरादून उत्तराखंड में है। कुछ की फैक्ट और भी, जैसे कि टॉप कोस्ट लाइन साइट अभी के टाइम पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात के पास है और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन गोवा के पास है। और बात करें यूटी के बारे में तो अंडमान निकोबार आइलैंड के पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है और सबसे कम जो है पुडुचेरी के पास कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब ये चेंजेस करने का कारण क्या है कि पहले जो था हमारा जो इंडिया का कोस्ट लाइन था उसको 1/4 मतलब कितना है ये 5 करोड़ के 4.5 करोड़ के आसपास जो है ऐसा कुछ रेशियो था। और अब जो है 1.5250 के आसपास जो है ये रखा गया। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1298 जो है ऑफशोर आइलैंड भी इसके अंतर्गत काउंट किए गए हैं।
और कुछ आउटडेटेड मेथड थे उसको छोड़ के अब डिजिटल फॉर्म में जो इसको कलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, और क्या क्या याद रखना है इसमें एग्जाम के लिए कि सर्वे ऑफ इंडिया और फिर नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मिलके, जो कि उत्तराखंड बेस्ड है, दोनों ने मिलके सर्वे किया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है इंडिया का कोस्ट लाइन जो 7,516 किलोमीटर का था पहले, वो बढ़ के 11,000 किलोमीटर तक हो चुका है, 11,000 किलोमीटर प्लस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो मिलेगा आपको लॉन्चेस की तरफ से आ रहा है। तो ये आ रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इटली रोम में बेस्ड है। इन्होंने लॉन्च किया एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। अब एम फॉर नेचर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, जो कि बूस्ट करता है इकोसिस्टम मॉनिटर करने के लिए। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि यूके जो है 7 मिलियन पाउंड जो है इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि अगर यूएस डॉलर के फॉर्म में देखें तो 9.38 मिलियन होता है, और इसको 4 साल में दिए जाएंगे, मतलब 2025 से लेकर 2028 तक दिए जाएंगे। कुछ मॉनिटरिंग इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, मरीन इकोसिस्टम हो गया, डिग्रेडेड फार्मलैंड हो गया, ये सब को जो है मॉनिटर करने के लिए इतना बड़ा जो है यूके ने जो है इन्वेस्ट किया गया है। इसको पायलटली पहले तो ब्राज़ील और पेरू में चला जाएगा और बाद में इसको जो है पूरे जो ग्लोब है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनली आ रहा है। दूसरा जो लॉन्चेस मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश से मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है ई कल्याण पोर्टल। ई कल्याण पोर्टल के बारे में बात करें तो ये जो है डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटी और स्पेशली एनेबल्ड के द्वारा, और इसको लॉन्च किया गया है जो CM ऑफ हिमाचल प्रदेश है उनके द्वारा। ठीक है, सुखविंदर सिंह के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये काम क्या करेगा, ये एक तरह का सिंप्लीफाई और डिजिटलाइज द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्कीम्स आती है उसको सिंप्लीफाई और डिजिटलाइज करने का काम करेगा। इसका एप्लीकेशन मोड क्या होने वाला है, इसका एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहने वाला है वाया लोकमंत्र केंद्र। लोकमंत्र केंद्र के अंतर्गत मान सकते हो जैसे साइबर कैफ़े है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड डेटाबेस भी रहने वाला है जिसमें हिम भूमि, हिम परिवार आधार, उसके साथ PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर राशन कार्ड आता है, तो वो सब भी इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। ठीक है, और क्या बोला कि डिजिटल अलर्ट भी देने का काम करेगा। अगर कुछ स्टेटस में प्रॉब्लम हो गया, एरर हो गया, कुछ अप्रूवल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब कुछ भी करने का काम रहने वाला है। और बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इसके वजह से ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और पर्सनल जो पेंशन डिलीवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। मोस्टली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो स्कीम जो चलाई जाती है उसके लिए, तो वहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से स्कीम्स होती हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे कि अटल पेंशन योजना आ गया, आयुष्मान भारत भी ले सकते हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर ले सकते हो, लेकिन पेंशन स्कीम के अंतर्गत अटल पेंशन योजना ले सकते हो। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या रहता है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको पेंशन देने का काम करता है, तो वो उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कुछ स्कीम रहेगा उसके अंतर्गत जो है डिजिटलाइज करने का काम करेगा। मोस्टली ये स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करते हुए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जो अटल पेंशन योजना है, वैसे ही जो हिमाचल प्रदेश का जो स्कीम रहेगा उसके अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। आपको स्कीम के बारे में डीप में नहीं जाना कि क्या चला रहा है हिमाचल प्रदेश स्कीम, बिकॉज आपको कभी नहीं पूछा जाता स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। ठीक है, बहुत कम चांस होता है, अगर कुछ ज़्यादा पॉपुलर स्कीम हो तो ही पूछा जाएगा, ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा। तो इसको स्किप करते हुए चलो, क्या करेगा ई कल्याण पोर्टल एक तरह से जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है उसका एप्लीकेशन डिजिटलाइज और सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो इंडिया का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर होम्योपीलिया इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसको जो है लॉन्च किया गया है भाई जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन साइंस एंड टेक मिनिस्टर है। ठीक है, तो
अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ब्लड का, जिसको भी जो भी पर्सन को ये डिजीज रहती है उसको चोट लगी तो उसको चोट भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसी के लिए जो है एक तरह से थेरेपी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत इनको कमी रह जाती है कैटेगरी 8 की, ठीक है। तो ब्लड की कमी रह जाती है कैटेगरी 8 की, वो फुलफिल की जाएगी, ठीक है। तो जो फैक्टर 8 है उसको जो है फुलफिल की जाएगी, और इसकी वजह से जो भी ट्रीटमेंट है करने के बाद जो भी बंदा है उसका जो ब्लड क्लोटिंग है वो नॉर्मल पर्सन का जैसा रहता है वैसा होना चालू हो जाएगा। तो मतलब ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर जो रहता है वो सॉल्व हो जाएगा आफ्टर लॉन्चिंग दिस ट्रायल, ठीक है। तो उसी के लिए जो है ये ट्रायल किया गया है। और ये ट्रायल के बारे में बात करें तो इसको ट्रायल को कंडक्ट किया गया है BRIC इन स्टेम जो बेंगलुरु बेस्ड है और क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट इन न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो बापूजी वनम वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन जो है बनाया गया है। इसको गवर्नर ऑफ तेलंगाना जो देव वर्मा जी हैं इनके द्वारा बनाया गया है। तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट देखें तो कानासांदी वनम जो हैदराबाद बेस है यहाँ पे बनाया जा रहा है। और अभी जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी पुजवा बापूजी इनके अंतर्गत जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको पार्टनर करके बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ पार्टनर करके किया गया था। क्या बोला जा रहा है इसके अंतर्गत, बोला जा रहा है कि 40 मेडिनल ट्री स्पीसीज को बिठाया जाएगा, जैसे कि नीम हो गया, रेड सेडरवुड हो गया, उसका तुलसी, ये सब कुछ जो है बिठाया जाएगा। और इसके साथ ही जो है एक तरह से योगा एनर्जी ट्रांसमिशन करने के लिए कुछ चीज़ें भी एक्स्ट्रा की जाएंगी। इसके अंतर्गत 2 बुक भी लॉन्च किए गए, तो जो भी याद रखना है आपको, होली तीन थंकर्स, इसको जो है रेव ने लिखा है, ठीक है। रेव थाजी ने इसको लिखा है। और एक सिंबल ऑफ लव्स भी लिखा है। ये 2 बुक का नाम आपको याद रखना है। इसी दौरान जो है इसको लॉन्च भी किया गया था। नेक्स्ट MU के ऊपर पढ़े तो SBI ने जो है पार्टनर किया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और दोनों मिलके जो 26 लैंड पोर्ट अलोंग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब कुछ जो है कवर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बूस्ट करेगा बॉर्डर ट्रेड को फ्रॉम 80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक 2030 तक। तो अभी प्लान है कि 2025 में अभी 80,000 करोड़ का ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड। अब इसको बढ़ा के जो 2 लाख करोड़ तक प्लान है 2030 तक, ठीक है। तो SBI और कौन कर रहा है ये, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट की संस्था है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं कि हम अपना जो पोर्ट है, पोर्ट का जो ट्रेड है, 26 लैंड पोर्ट है, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको प्रमोट करेंगे। और 2030 तक 2 लाख करोड़ का जो है हम ट्रेड करेंगे, ये प्लान है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनर किया है सादाम के साथ। सादाम एक तरह का सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखती है, ठीक है। तो ये एक तरह का SRO है सादाम, जो कि पार्टनर क्या है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है कि स्मॉल, मीडियम और वुमेन लीड एंटरप्राइज जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं उनको फाइनेंशियल एसिस्ट देने का काम रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ की फैक्ट, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको फोकस करते हुए लोन दी जाएंगी, उसके साथ जो नॉन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइज है उनको भी लोन दी जाएगी। इसके साथ जो है को लैंडिंग जो है वो प्रमोट करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। तो को लैंडिंग मतलब लोन जो है प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को। और जो क्लाइमेट एंड ग्रीन फाइनेंसिंग है, फिर वॉश इनिशिएटिव है और फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये सब कुछ भी जो है बैंक ऑफ इंडिया और फिर साधारण जो है करने वाली है। क्या अजीब सा ही नाम है, साधारण। नेक्स्ट 2 तरह के बुक्स हैं, उसको कवर करते हैं। तो ये रामा अर्जुना के बारे में पता होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी है, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इस बुक के बारे में बात करें तो इसको अरुण सिंघाल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है। इसके अंतर्गत जो रामा अर्जुना है, इनका जो जर्नी है, कैसे ये तमिलनाडु से एक ग्लोबल मैथमेटिशियन बन गए हैं, इसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया बाय नेशनल अचीवर ऑफ इंडिया और वानी प्रशांत ग्रुप के द्वारा।
प्रकाशान ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है। ये जो गांधी जी का गांधी जी को जब मारा गया था उसके ऊपर पूरा का पूरा बुक है। और जब वो 3 साल के थे एट द एज ऑफ 3 तब कैसे थे और कैसे जो है मतलब मान सकते हो कि गांधी जी के ऊपर पूरा का पूरा एक स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। और इसको 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 2 लैंग्वेज में सॉरी इंग्लिश में अवेलेबल है। और टोटल पेजेस भी देख, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पेजेस कोई नहीं पूछेगा, ना आपको हार्ड बुक पूछेगा, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। इवन आजकल तो पब्लिशर भी नहीं पूछता, पहले पब्लिशर पूछता था, आजकल पब्लिशर भी नहीं पूछता। इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑथर है कौन, ये गोपाल कृष्ण है कौन। गोपाल कृष्ण जो है वो ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के और सी राजा गोपालाचारी के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इवन ये फॉर्मर गवर्नर भी थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है। 2004 से लेकर 2009 तक जो है एक तरह से फॉर्मल गवर्नर की तरह काम भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखते हुए चलना है, क्योंकि ऑथर के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। इसके साथ ही जो है हमारा पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो गया। डेफिनेटली यार आज इतना मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, क्योंकि बैंकिंग के न्यूज़ इतने थे नहीं। कल होप करते हैं कि आ जाए बैंकिंग के न्यूज़, क्योंकि बैंकिंग के न्यूज़ होते हैं या नेशनल के न्यूज़ होते हैं, पढ़ाने लायक होता है तो मज़ा आता है। और डेफिनेटली यार समझने में तो हेल्प हो जाती है जब कोई टीचर पढ़ाता है तो, लेकिन तब भी यार मतलब ये सारी चीज़ें अगर खुद से कर सकते तो बढ़िया है, क्योंकि डेफिनेटली फ़ायदा तो करता है वैसे पढ़ने से, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो टाइम भी बच जाता है जो पढ़ सकता है उसके लिए। और जो नहीं पढ़ सकता यार फॉलो करो। अगर अब तक अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखते हैं सेकंड चैनल। अभी इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।